चैप्टर 1 अनचाहे साए। मुंबई सपनों का शहर माना जाता है जहां बहुत सी अमीर फैमिलीज रहती है। ऐसी ही एक फैमिली है शर्मा फैमिली। बड़ा घर, बहुत सारा पैसा, जिससे बाहर से तो बिल्कुल परफेक्ट फैमिली जैसी लगती है, लेकिन अंदर से बहुत खोखली है। श्रावणी शर्मा इस घर की सबसे बड़ी बेटी है, जिसके पिता ने उसकी सगी मां के मरते ही दूसरी शादी कर ली, वो भी एक ऐसी औरत से जिसका पहले से ही एक बेटा था और जो श्रावणी से बहुत नफरत भी करती थी। श्रावणी एक 22 साल की बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की है। उसके सफेद रसगुल्ले जैसे फ्लफी गाल और उसकी वो बड़ी बड़ी आकर्षक भूरी आंखें उसकी मासूमियत को और भी निखार कर सामने लाती हैं। लेकिन उसके परिवार को तो ये सब दिखता ही नहीं है। उन्हें तो बस दिखता है कि श्रावणी उन सब पर एक बोझ है। बचपन से प्यार और अपनेपन को तरसने वाली श्रावणी को सिर्फ दुख, दर्द और दुत्कार ही मिला है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे उस परिवार में अपनी जगह बनाने की, लेकिन अब व्यर्थ। केवल उसका छोटा भाई आरव शर्मा ही उसे फैमिली जैसे ट्रीट करता है, जो उसके पिता राजेंद्र शर्मा और सौतेली मां कामिनी शर्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन क्योंकि आरव बहुत बीमार रहता था, इसी वजह से आज तक किसी ने उसे कुछ भी करने के लिए नहीं टोका। आरव भी जानता था कि सिर्फ वही है जो श्रावणी का ख्याल रख सकता है, इसीलिए वो हमेशा श्रावणी को खुश रखने की कोशिश करता है। उस बड़े से घर में एक छोटे और सादगी से भरे कमरे में श्रावणी की आंख कुछ देर से खुली। वो हड़बड़ाकर जल्दी से तैयार हुई और नीचे जाकर खाना बनाया। कुछ देर बाद जैसे ही वो अपनी जॉब पर जाने के लिए घर से निकलने ही वाली थी, उसे पीछे से अपनी दादी सावित्री देवी शर्मा की तीखी और गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, रुको, वापस आओ। श्रावणी चुपचाप मुड़कर वापस आकर दादी के सामने खड़ी हो गई और अपनी मीठी सी आवाज में बोली, जी दादी कहिए। सावित्री देवी उसी लहजे में फिर से बोली, चुनरी कहाँ है तुम्हारी? श्रावणी धीरे से जवाब देती है, दादी इस कुर्ती पर चुनरी नहीं होती। दादी गुस्से में, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगी क्या होता है क्या नहीं? हमारा मुंह काला करवाना चाहती है क्या तुम? तुझे जितना बोला है सिर्फ उतना कर, ज्यादा अपना दिमाग और जबान चलाने की जरूरत नहीं है। श्रावणी चुपचाप अंदर से अपनी चुनरी लेकर अपने काम पर चली गई। ये सब तो रोज का था, तो श्रावणी को ज्यादा बुरा नहीं लगता। ऑटो पकड़कर वो जल्दी से अपनी कंपनी के सामने पहुंचती है और अपना पास दिखाकर अंदर की ओर बढ़ने लगती है। श्रावणी सूर्यवंशी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ही एक ब्रांच एआर डिजाइनर्स में एक इंटर्न डिजाइनर है और घर की तरह ही कंपनी में भी उसे ताने और रैगिंग झेलनी पड़ती है। उसकी टीम हेड कल्पना देसाई उसकी खूबसूरती और टैलेंट से बेहद जलती, इसी कारण वो श्रावणी के हर काम को खुद का या टीम का क्रेडिट देती है और श्रावणी के बाकी कलीग्स भी उसे बहनजी टाइप बोलकर चिढ़ाते थे। जैसे ही श्रावणी अपनी सीट पर जाकर बैठी, उसके सामने कल्पना आकर बेहद ही घमंड और गुस्से से बोली, टाइम देखा है तुमने? तुम पूरे 7 मिनट लेट हो। ये कंपनी क्या तुम्हारे पति की है जो जब मर्जी मुंह उठाकर आ जा सकती हो? श्रावणी नीचे सर करके धीरे से बोली, सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। कल्पना कुछ बोलती उससे पहले उसका फोन बजना शुरू हो गया। वो श्रावणी को घूर कर अंदर चली गई। श्रावणी के पास वाली सीट पर ही उसकी बेस्ट फ्रेंड मीरा गुप्ता बैठती है, इसलिए श्रावणी ने पार्टीशन के साइड में थोड़ा झुककर देखा तो आज मीरा वहां नहीं थी। श्रावणी उदास हो गई। वो तो मीरा को कॉल भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास फोन नहीं था, क्योंकि उसकी पूरी सैलरी उसकी सौतेली मां ले लेती थी। लेकिन फिर भी श्रावणी काम करना चाहती थी ताकि अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाए। थोड़ी देर बाद श्रावणी की डेस्क पर बहुत सारी पेंडिंग डील थी जो उसके कॉलीग्स ने उसे पूरी करने के लिए दी थी। वहां कोई नहीं जानता है कि श्रावणी दी शर्मा फैमिली की बड़ी बेटी है। श्रावणी को काम करते करते देर हो गई। लगभग हर कोई कंपनी से जा चुका था और जैसे ही वो वापस जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाती है, उसे पता चलता है कि वो लिफ्ट बंद है। इसी कारण उसे 13वें फ्लोर से सीढ़ियां लेकर नीचे आना पड़ा और वो और भी ज्यादा लेट हो गई। जब तक श्रावणी घर पहुंची पहले ही 8 बज गए थे। श्रावणी चुपचाप अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे पीछे से बहुत गुस्से से तेज आवाज सुनी,
श्रावणी को एहसास हो गया था कि वह उसकी सौतेली माँ कामिनी शर्मा ही है। श्रावणी धीरे से पीछे मुड़ी। कामिनी बेहद गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आ गई महारानी, याद आ गया कि तुम्हें घर भी लौटना होगा। तुम्हारे जैसी लड़की इस घर पर सिर्फ बोझ ही बन सकती है। एक काम करना होता है हर रोज, खाना बनाने का। तुझे इसमें भी कामजोरी दिखानी है। श्रावणी डरते डरते बोली, बड़ी माँ, वो काम थोड़ा ज्यादा था ऑफिस में, मैं अभी बना देती हूं। लेकिन जैसे ही श्रावणी किचन की तरफ मुड़ी, कामिनी उसे टोकते हुए बोली, तुझे क्या लगता है, तू अगर घर नहीं आएगी तो क्या सब घर वाले भूखे रहेंगे? हम सब ने खाना खा लिया है। श्रावणी भोली सी शक्ल के साथ कामिनी को देखती रही। कामिनी आगे बोली, लेकिन आज तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, यही तुम्हारी सजा है। श्रावणी जानती थी कि जब भी कामिनी को खाना अच्छा नहीं लगता या कामिनी का मूड खराब होता है, उसे यही सजा दी जाती है। इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद श्रावणी को भूख लगने लगी, लेकिन उसे पता था कि अगर वह खाना लेने गई तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। आरव भी सो गया था, इसलिए उससे भी कोई हेल्प नहीं ली जा सकती। श्रावणी ने बेड के साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर पानी पिया और लेट गई, लेकिन नींद उसकी नजरों से कोसों दूर थी। श्रावणी की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें धुलकर उसके तकिए पर गिरने लगी। वह अपने परिवार की इस रवैये से बहुत दुखी रहती है। शर्मा परिवार सावित्री देवी शर्मा के नियमों के हिसाब से रात को जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठने की परंपरा भी सब पर लागू थी, सिवाय सावित्री के प्यारे पोतों के। लेकिन आरव शुभ सबके साथ जल्दी ही उठता और अपनी दिनचर्या शुरू कर देता था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नाश्ते की टेबल पर मिले और श्रावणी हमेशा की तरह अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। आज रविवार था तो ऑफिस की भी छुट्टी थी। श्रावणी ने खुश होकर अपना खाना खत्म किया और प्लेट्स साइड में रखकर हाथ साफ करके अपने डिजाइन रिसर्च पर लग गई। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र शर्मा ने जब देखा कि सबने लगभग अपना खाना खत्म कर दिया था, तो उसने बोला, माँ, कल त्रिवेदी साहब ऑफिस आए थे। वे चाहते हैं कि हमारे करण की शादी उसकी बेटी वंदना त्रिवेदी से की जाए। सावित्री के कुछ बोलने से पहले ही कामिनी खुशी से बोली, अरे वाह, तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन तभी दादी गुस्से से बोली, त्रिवेदी परिवार की औकात ही क्या है, वो हमसे नीचे है। मैं तो अपने करण की शादी इसी और बड़े खानदान में करूंगी, ताकि आने वाली बहू सलीखे वाली हो और बिजनेस में उसका हाथ भी बटा पाए। कामिनी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन राजेंद्र ने उसे आंखें दिखाकर कुछ ना बोलने का इशारा किया और अपनी मां से बोला, जी मां, आप जैसा ठीक समझे। करण शर्मा 21 साल का एक बहुत ही घमंडी लड़का है। उसे सिर्फ पैसे कैसे उड़ाने हैं यही पता है, और वह ऑफिस भी सिर्फ अपनी दादी के कहने पर जाता है, ताकि आगे चलकर ये सब उसके नाम कर दिया जाए। काम के नाम पर वो सिर्फ अपने ऑफिस की लड़कियों से फ्लर्ट करता और अपने सेक्रेटरी से सारी फाइल्स बनवाता। जब नाश्ते की टेबल पर उसकी शादी की बातें चल रही थी, तब वह अपने कमरे में आराम से सो रहा था। दूसरी ओर जैसे ही राजेंद्र और कामिनी अपने कमरे में पहुंचे, कामिनी ने थोड़ा इरिटेट होकर पूछा, आपने मुझे क्यों रोका? कोई? राजेंद्र ने एक कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, अरे भगवान, मुझे पता है कि हमसे ऊंचे घर की लड़की हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है, लेकिन त्रिवेदी जी का ऑफर बस इतना ही नहीं था। कामिनी कंफ्यूजन से पूछती है, क्या मतलब? राजेंद्र बोला, त्रिवेदी जी चाहते हैं कि वंदना के बदले हम श्रावणी की शादी उनके दूसरे बेटे विकास से कर दें। कामिनी कहती है, तो ये तो और भी अच्छी बात है ना, उस लड़की से पीछा भी छूट जाएगा और हम सबको कोई फायदा भी होगा। राजेंद्र तिरछी नजरों से देखते हुए कामिनी से बोला, तुम समझ नहीं रही, श्रावणी दिखने में बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। हमें उसके लिए इससे बहुत ज्यादा अमीर और खानदान के खरीदार मिल जाएंगे। हमने उसे इतने दिन पाला है तो फायदा भी तो बड़ा ही होना चाहिए। कामिनी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। हंसते हुए बोली, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या आपकी नजरों में कोई ऐसा परिवार है? राजेंद्र की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, हाँ, एक परिवार है जो श्रावणी के बदले हमें बहुत सारे फायदे दे सकता है। बस दिक्कत इतनी है कि उस परिवार की किसी भी सदस्य से मिलना आसान नहीं होगा। कामिनी उत्सुक होकर पूछने लगी, ऐसा कौन सा परिवार है? राजेंद्र के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसने एक पल सोचने के बाद कहा, राठौर परिवार। ये नाम सुनकर कामिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
आपको क्या लगता है कौन है ये राठौर परिवार? और इसका नाम सुनकर कामिनी के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गईं? जानने के लिए सुनते रहिए माफिया का पिंजरा, केज्ड बाय माफिया, सिर्फ यूकी एफएम पर।